लाल सलाम साथियों। आई होप मैं ऑडिबल हूँ, आप लोग सबको सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ओडिशा का हमको बुलाने के लिए एज अ स्पीकर ऑन योर पेज ऑन दिस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, हम लोग सब जान रहे हैं कि किस तरीके के एक भयानक दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। तमाम तरीके के डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं, हर एक तबके का लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। अपने रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए तमाम तरीके से मुश्किलें झेल रहा है। इस परिस्थिति में कुछ एक चीज़ें हम लोगों को सोचने का ज़रूरत है। हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि महामारी का नाम, ये कोरोना महामारी का नाम लेकर इसकी आड़ में भाजपा की सरकार लगातार दिन पर दिन अलग अलग नीतियां लाकर, अलग अलग नए कानून लाकर, अलग अलग पुराने कानून में फेर बदल कर, कानून ही नहीं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में फेर बदल करते हुए लोगों को त्रस्त कर रहा है। इस देश के डेमोक्रेसी को बाय डिज़ाइन एक पूरे प्लानिंग के तहत इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक साजिश चल रहा है। ये हम लोग सबके सामने क्लियर है। कुछ एक चीज़ों पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी और जिस पर मैं आज की आपके सामने कुछ अधिक ही बात करना चाहूँगी, वो है हमारे देश के एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को लेकर। आखिर एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी क्या है, इस सवाल से हमको शुरू करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में अगर हम देखेंगे, एफर्मेटिव पॉलिसी के अलग अलग रूप, अलग अलग पहलू हर एक जगह पर अपनाए गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, एंड पीपल हैव बीन टेकिंग द हेल्प ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस। नाउ coming to the history of affirmative action and affirmative policies, आज मैं अपना बात को यहाँ से शुरू करूँगी कि हम लोग आज के दुनिया में देख रहे हैं कि अमेरिका जो दुनिया का एक बहुत ही पुराना डेमोक्रेसी है, तथाकथित डेमोक्रेसी है और मॉडर्निटी का मतलब उच्च स्तर का एग्जाम्पल माना जाता है, वहाँ पे आज के डेट में क्या हो रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अफ्रीकन अमेरिकन सिटीज़न कि जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर किया गया वहाँ के पुलिस द्वारा, वो एक चीज़ दर्शाता है, वो एक सिम्टोमेटिक ऑफ द डीप रूटेड, डीप सीटेड रेसिज्म जो उस अमेरिकी समाज को में फैला हुआ है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, द ब्लैक्स are second class citizens, they are lesser citizens, उनके their lives do not have any value, they do not matter. It's that psyche which has pushed into this kind of police impunity. and जॉर्ज फ्लॉयड सिर्फ एक नाम है, उससे पहले भी बहुत नाम हुए। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद भी कई इस तरीके के यंग अफ्रीकन अमेरिकन यूथ का खुलेआम मर्डर ही किया गया है। मैं क्यों अमेरिका का बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इस बातचीत में इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि द आइडिया ऑफ सिविल लिबर्टी जो है वो बहुत ही, उसका एक बहुत रिच इतिहास रहा है अमेरिका में। लिंकन के दौर में, अब्राहम लिंकन जो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, उनके प्रेसिडेंटशिप में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, चैटल स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था एंड सिविल लिबर्टीज़ को इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे सिटीजन्स वे गिवन इक्वल राइट्स। मैंने उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के कई साल बाद, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज़ हैपन, इट इज़ ओनली आफ्टर दैट द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर even given their freedom of being humans, and it is in that kind of a हिस्टोरिकल सिचुएशन दैट आज हम दोबारा देख रहे हैं कि हाउ द ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा मूवमेंट दोबारा उठ खड़ा हुआ है। एंड इट इज़ नॉट अ न्यू मूवमेंट, इट इज़ सिंपली कैरिंग फॉरवर्ड द political ideas and the political dream dreamt by Dr. Martin Luther King, by Malcolm X, and has been relentlessly fought by people like Angela Davis and Bell Hooks.
Coming to India, if we look at the same thing, the idea of why affirmative action at all, what is it, and ये क्यों चाहिए हमको. भारत देश का अगर समाज को देखा जाए तो यहाँ पे I don't think a lot of us would have, especially us who have been part of a very, very progressive, a very, very democratic and a historical organization like All India Students Federation, to understand the reality of this country. And सिर्फ आज का current issues पे हम लोगों का एक position नहीं है. We know the history of this country and we understand that caste remains a very, very strong grammar of how the Indian society is organized. हिस्टोरिकली देखिए, माने जिस तरीके का इस देश में तमाम तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, रेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, हम लोग का जिस तरीके का भागीदारी रहा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का रहा हो, हमारे महिला फेडरेशन का रहा हो, कम्युनिस्ट आंदोलन का जिस तरीके से भागीदारी रहा हो, हम लोग सब ने ऐतिहासिक रूप पे इस चीज़ को समझा है और इसके लिए हमेशा संघर्ष लड़ा है और तमाम तबकों ने इस संघर्ष में भाग लिया है. और इसी के चलते जब भारत को आज़ादी मिलता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ पर ढेर चर्चा होता है एज टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स एज टू व्हाट आफ्टर ऑल वुड बी आवर इमेजिनेशन ऑफ द फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया. और यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में तमाम तरीके के डिबेट्स होते हैं, तमाम तरीके के ओपिनियंस को लेकर आया जाता है और सब लोगों का एक मत बनता है कि भारत का समाज जिस तरीके से एक हायरार्की से ग्रस्त है, कास्ट हायरार्की से ग्रस्त है, उसको रेमेडी करने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत है, कुछ प्रोविजंस की ज़रूरत है. एंड what we see is that the Constituent Assembly adopts the policy of reservation after a lot of fight, after a lot of persistence and persuasion done by Baba Saheb Bhimrao Ambedkar as well as Jaipal Singh Munda. हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स को देखें तो हम देखते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा किस तरीके से बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अगर सीखना है, सही मायने में जनतंत्र को सीखना है, तो इस देश के आदिवासी समाज से हमको सीखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वालिटी और जस्टिस का नोशन है वो सही मायने में प्रैक्टिस किया जाता है. And when the nation is making its law, it should learn from the Adivasis of this country. बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी बात को अलग तरीके से बोलते हैं कि this country has been made and built upon the labor of the people of this country, of the lowest ranking people, of the quote unquote lowest ranking people of this country, and they must be given representation, they must be recognized, and there has to be apt redistribution of power. Reservation policy और अफर्मेटिव, तमाम तरीके के अफर्मेटिव पॉलिसीज़, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है. ये कोई चैरिटी नहीं है, ये किसी का कोई भीख नहीं है, ये किसी के द्वारा दिया गया कोई मेहरबानी नहीं है. इसके पीछे एक लंबा लड़ाई लड़ा गया है, एक लंबा आंदोलन जिसमें तमाम तरीके के राजनीतिक तबकों से लोग आए हैं. देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल स्ट्रैंड्स हु हैव आर्ग्यूड एंड फॉट फॉर दीज राइट्स, बिकॉज ऑफ विच वी हैव what we have, the reservation policies as a constitutionally guaranteed right. And the affirmative policy, one has to also understand what exactly is the reservation policy. Is it a poverty alleviation program? The emphatic answer is a loud resounding no. The reservation policies, the various affirmative policies that this country looks up towards, is not a poverty alleviation program. It is something which is merely, it is something which is an important tool in checking and in
combating the historical injustice that groups of people have felt in this country, have experienced in this country. The historically marginalized communities of the Shudras and of the ex-untouchables, of women, of the tribals in this country. It is not a poverty elevation program. It is the core logic behind the policy of reservation remains that of recognition that these groups of people have been historically meted out injustice, and therefore this historical injustice has to be corrected through the mechanism of reservation. That is the core of reservations. And इसी टर्म्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तमाम मेंबर्स के बीच में डिबेट्स हुए थे. इकोनॉमी वाज नॉट द बेसिस ऑफ रिजर्वेशंस, और उसी के चलते जब इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, द रिजर्वेशंस वाज फर्मली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर ऑल. व्हेन the constitution was adopted, Baba Saheb Ambedkar said, who was the one of the chief architects of the Indian constitution, he himself goes on to say that India now is entering into a life of contradiction. और ये contradiction कहाँ पर है और किस तरीके से है, उसको भी बाबा साहब एलोबरेट करते हैं. वो बोलते हैं कि contradiction जो है, एक तरफ में राजनीतिक समानता तो सारे सिटीजन्स को प्राप्त है. अमेरिका के तरह यहाँ पे किसी को सिटीजनशिप डिनाई नहीं किया गया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हमको अलग से लड़ना नहीं पड़ा. भारत देश आज़ाद हुआ, सब लोग सिटीजन्स थे और सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया. उस स्तर पर, उस टर्म पर राजनीतिक समानता तो थी, हालांकि लेकिन the difficulty was that though we had political equality, at the same time the society was not equal. We were still socially unequal a society. The society was still deeply encoded by the caste system. The laws of Manu still ruled how society is organized and how the society is built. कास्ट ग्रुप्स थे यहाँ पे. सोसाइटी का आइडिया ही बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था. एंड इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में इंडिया इमर्ज्ड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट. एंड हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है. इट इज़ अ वेरी गुड वेल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ दैट वी हैव. However, there is only formal equality that it ensures. There is no substantial equality. We still know how the women in this country live. We still know the difficulties that the Adivasis and the Dalits of this country are facing. कुछ नहीं. just for an example, if we are to look at it, आज के डेट में जेलों में अगर संख्या लिए देखा जाए कि कौन आखिर कौन रहता है जेल में, who are being imprisoned, we will know that it is the Adivasis, the Dalits, the Muslims of this country who are filling the jails of this, not because they have been proven guilty, but they are still under trials. They're still undergoing trial. It has not been proven that they are guilty, yet they are being criminalized. That is the psyche with which the entire state machinery is operating in tandem, in coordination, to clearly persecute the historically marginalized communities of this country. This is the reality within which our existences have been going forward, and it is here that we have to decide what is the politics that we want to take forward. वो क्या राजनीति है जिसके साथ हम खड़े हैं और किस सवाल पर खड़े हैं और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं. ये सवाल बहुत अहमियत रखता है. और ख़ास तौर पे जब रिजर्वेशन पॉलिसी का बात करें तो
इसको डाइल्यूट करने के लिए या इसको ख़त्म करने की जो परिश्रम है वो कोई नया नहीं है. इवन इन द अर्ली decades of independent India, there have been cases challenging the validity of the reservations itself. We've seen how time and again people have been uneasy. There is a certain kind of caste anxiety generated when it comes to the matter of sharing power, rightfully sharing power, rightfully giving representation, rightfully recognizing the need for correcting historical wrongs. आज़ादी के कुछ ही सालों के बाद मद्रास हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से एक केस डाला गया था दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज आर इन वायलेशन to the right to equality, the fundamental right that we have in the constitution. And उस टाइम बहुत arguments for and against this position, and the court had upheld that when it comes to the matter of reservation, the right to equality will have to make an exception, because that is what the spirit of the constitution enholds. It is what the constitution meant to do. It is not cancelling. The reservation policy does not mean a cancelling out of equality. The reservation policies in turn ensure that there is an equitable society, that there is a just society, that after all, after throwing away the yoke of colonialism, we do have some sense of a decent society, of a just society. It is not too much, it's just the mere basic thing. And यहाँ पे दोबारा हमको देखने को मिलता है कि ये जो अटैक है रिजर्वेशन पॉलिसी पर, ये रिलेंटलेसली चलता आ रहा है. बार बार दिन पर दिन कुछ ना कुछ आते ही रहता है. एंड वीव सीन दैट जब रिजर्वेशन पॉलिसी को रिन्यू करने का बात आता है, every cycle it has to be renewed, there has been always माने थोड़ा सा हमेशा ही लोगों को नाक सिकुड़ जाता है लोगों को कि और रिजर्वेशन पॉलिसी कितना दिन चलेगा और कितना ये करके. बट क्यों नहीं चले, इसका कभी जवाब नहीं आता है. और जवाब आता है तो बहुत ही खोखला जवाब आता है. मेरिट का लॉजिक आगे लाया जाता है ये बोलकर कि जो दलित आदिवासी लोग हैं दे आर नॉट मेरिटोरियस इनफ, दे डोंट हैव ब्रेन्स दैट फंक्शन नॉर्मली, दे आर लेसर मॉर्टल्स. दैट इज़ the problem of the Indian society, which is deeply encoded with caste hierarchy. And there it is precisely why it becomes even more important that we have a strong reservation policies to ensure that people who have been socially, culturally, economically and politically excluded and marginalized have to be ensured that they are included. And reservations is a very important tool in this. And this has always faced challenges. The one thing that I'm again and again repeating, despite so many strong arguments about the idea of affirmative policy, why it is so important, we have seen certain sections of the society who are so power hungry, who are so stuck up with power, and do absolutely want to monopolize on all sorts of things, on the economy, on popular culture, everything. They are the ones who are the most vehement opponents of reservation policy, and to let in Dalits, Adivasis, Muslims and the women of this country. For example, if one has to examine the history of this country, I guess most of us have heard about what happened when the Mandal Commission report was introduced and the recommendations were being implemented. We've time and again read about the implication of मंडल कमीशन रिजर्वेशन. बट ये सोचने का ज़रूरत है कि जब मंडल कमीशन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो देश भर में तमाम तबके के से
बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। यहीं दिल्ली में, द नेशनल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, वी सॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज दर कॉलेज से पोस्टर ले लेके, द एलिटिस्ट ऑफ द कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से लोग निकल के आए थे दैट दे डू नॉट वांट reservations. They don't think that the Dalits and Adivasis of this country are meritorious enough. That is the deep-seated psyche, and it clearly displays the Brahminical attitude of the mainstream, and that is what we need to challenge and we need to question. ये रिसेंटली हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। ये ट्रेंड क्या है कि जुडिशरी जो है बार बार रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को उसको री एग्जामिन कर रहा है और उसमें इंटरवीन करने का कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट में डाइल्यूशन लाने का कोशिश किया गया। वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उस एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए कोर्ट ये बोल रहा है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट होने के कारण इस देश में कास्टिज्म है। दिस इज सम वेरी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन सेइंग दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिवर्स कास्टिज्म which is absolutely irrational, illogical. Clearly, मैंने हम लोग सब जानते हैं कि इस देश में कास्ट अट्रॉसिटीज़, वायलेंट कास्ट अट्रॉसिटीज़, मैं एवरीडे कास्ट अट्रॉसिटी का भी बात नहीं कर रही हूँ, वायलेंट कास्ट अट्रॉसिटीज़ हर एक दिन होता है। Every day something or the other has happened. We've seen the kind of caste riots that have happened in this country. We've seen what happened in Bate Batani. We've seen what has happened in Kandhamal. We have also witnessed how when intercaste marriages happen, the brutal honor killings that have happened just to uphold caste pride. And then with all this happening, the court goes on to say that since the SC/ST Prevention of Atrocity Act exists, it is therefore casteism exists, is absolutely mind baffling and absolutely unacceptable and condemnable. उसी के साथ हम लोग देखते हैं अगेन सुप्रीम कोर्ट लेवल्स पे किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात किया जाता है। SC/ST लिस्ट को रिवाइज करने का बात कर रहा है कोर्ट। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि डज द इंडियन जुडिशरी इवन अंडरस्टैंड व्हाट रिजर्वेशन पॉलिसी स्टैंड्स फॉर, द आइडिया of representation and recognition, the idea of redistribution of power, because one feels while reading the judgments that the Supreme Court has come out with, one feels that they still operate in a very, very Orientalist and colonial mentality. The commentary about the Adivasis, the stereotyped understanding of who the Adivasi is, that ये जो notion है कि आदिवासी बोले तो जंगली लोग है, पत्ता पहन के नाचता है, जो कॉमन सेंसिकल स्टीरियोटाइप्स है। अनफॉर्चुनेटली द इंडियन कोर्ट्स आर ऑल्सो रेप्लिकेटिंग द वेरी सेम ideas, the very same psyche, and it is reflected in the judgments and in their judgments and how they are operating. Now one has to question then, what right or what moral grounds does the judiciary have to examine and re-examine and to re-examine the reservation policies and to direct the government to do this or to do that vis-a-vis the reservation policies. The question to be asked is, how democratic is the Indian judiciary? How many Dalit, Adivasi, minority or women Supreme Court judges do we find? How many members are part of the collegiate who are from these marginalized communities?
one has to really examine these questions, and one will find that there is absolutely no representation. After all, it seems to be a club of very similar kind of upper caste men, and these bunch of upper caste men are deciding the legality of the various provisions of the constitution, and it is a very dangerous trend. And we've seen that in the current years, this kind of an attack, this kind of dilution of affirmative policy has increased. It has increased after the BJP government has ascended to power with a monstrous majority. We've seen again and again how the judiciary, how the BJP government is repeatedly trying to pull down the democratic ethos, this democratic social fabric of this country. They are not merely amending laws, they are not merely amending the constitution. What they are doing is wrecking the constitution and reframing it to align with the ideas and ideology of सावरकर, ऑफ गोलवलकर. इसमें कोई शक है ही नहीं कि ये जो सरकार है वो फांसीवादी है, और इस फांसीवादी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि एक हिंदू राष्ट्र को बनाया जाए, जो इक्वल डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन प्लेस लाया, उसका हर एक तरीके से ये लोग उसको डेंट कर रहे हैं. हम लोग के सामने उसका उदाहरण भी है. इसी दिल्ली महानगर में भले भरी सभा में कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया जाता है कुछ राइट विंग गूंस के द्वारा. द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाईएस्ट लॉ बुक ऑफ दिस कंट्री, इज बीइंग बर्न्ड डाउन एंड दे गो स्कॉट फ्री. It is this very same country that sees the statue of Manu still standing tall in the Jaipur High Court. After all, law कहाँ से आ रहा है? What is the source of it? Is it the democratic secular constitution that has been adopted by this country, or the rules of Manu, the laws of Manu? And one finds it that it seems that the laws of Manu are in fact being followed in this country more than the secular democratic document of the constitution that our country has seen. And this becomes a real issue for most people, for most of the working class marginalized people of this country. हर तरफ से ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है. रोज़मर्रा का जीवन को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है. द राइट विंग गवर्नमेंट इज़ clearly going after the poor of this country, the vulnerable of this country, and simply trying to eliminate them. वो चाहे लैंड एक्विजिशन के थ्रू हो, तमाम तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को डाइल्यूट किया गया है, आदिवासियों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं उनकी, उस तरीके से उनको ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है. तो दूसरी तरफ में यूएपीए जैसे भद्दे कानून लाकर लिटरली जेलों में बंद किया जाए बिना कोई कारण के, और कोई सवाल करने का भी स्कोप या जगह नहीं छोड़ा है. और यहाँ पे और भी जो दबे कुचले लोग हैं वो और पिछड़े जा रहे हैं, वो और पीछे हो जा रहे हैं. डेमोक्रेसी जो थोड़ा बहुत भी कुछ एक एडवांसेस कर पाई है लोगों के लिए, द लिटिल गुड दैट हैज़ हैपेंड ओवर दीज 70+ years of Indian democracy is going in a reverse. It is being pulled back by this right-wing fascist fundamentalist government. This is what we need to realize, and we need to raise our voices against this. Under the veil of fighting the pandemic, this government is again and again undermining the people, the real people of this country, and is acting as the government of only very few people. ये सरकार सिर्फ लगता है कि अडानी अंबानी का कोई
प्राइवेट वेंचर ही है। जो लोग, जिन लोगों ने इस देश के तमाम इलेक्शंस में भागीदारी किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने वोट किया, देयर वॉइसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस ओवर देयर। व्हेन वी पैंडमिक जो है देश भर, दुनिया भर में लोगों के जीवन को उलट फेर कर दिया है। लाइवलीहुड हैज़ बिकम अ मेजर मैसिव इश्यू। छीन गए हैं लोगों के रोजी रोटियां। एंड तब पर भी इस सरकार के हैज शोन, दिस गवर्नमेंट हैज शोन एब्सोल्युटली नो सेंसिटिविटी, केयर और कंसर्न regarding these matters. And on top of it, the kind of caste violence and the caste atrocities that are happening has only increased. The kind of police brutality that we witnessed in Tamil Nadu, in Thoothukudi district, it's horrible, it's barbaric, and yet the impunity with which the government is carrying on. The idea that there has to be equality, there has to be justice, seems to be lost upon this upon the current ruling dispensation. एक महामारी के दौर में भी एक तरीके का एक हायरार्काइज्ड कास्टिस्ट मेंटालिटी के साथ जिस तरीके से स्टेट मशीनरी कामकाज कर रहा है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, चाहे वो आपका पुलिस हो, बहुत ही कंडेमनेबल है। एंड इट इज़ इनह्यूमन दैट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन caste purity is the primary concern and not people's life. People's lives are graded. The way there is a gradation of humans according to the Manu Shastra, in the same way even people's very existence is being graded and chosen by the ruling dispensation right now. And to this end, all the laws are being manipulated and changed, revised, even abolished to serve the purpose of this right-wing government. And the question of gender and social equity is absolutely nowhere in the horizon of the current government's planning and implementation of anything. आज भी अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं का रोजी रोटी चला गया है, एंड किस तरीके की दिक्कतें वो लोग फेस कर रहे हैं. अमाउंट ऑफ लॉकडाउन के दौर में घर पे रहिए, स्टे होम बी सेफ का स्लोगन दिया गया, बट हैज़ दिस होम बीन अ सेफ प्लेस? द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो बढ़ा है इस दौर में, इट इज़ अनबेरेबल एंड completely unpardonable, and yet the government has not intervened in a positive or a constructive manner. आज के डेट में अनलॉक इंडिया बोल रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, yet what is to be unlocked? How is it to be unlocked? And what do you mean by unlock? These are questions we need to ask the government. After all, there are so many packages being announced by the government. एग्रीकल्चर के लिए एक पैकेज है, MSME के लिए पैकेज है, तमाम सारे पैकेज पे पैकेज निकाले जा रहे, इतने करोड़, उतना लाख करोड़, बट फॉर whom? एग्रीकल्चर के लिए पैकेज आ रहा है तो लैंड ओनिंग होना पड़ेगा उस पैकेज का बेनिफिट उठाने के लिए. इस देश का अधिकतर दलित आदिवासी लोग जो है वो लैंडलेस लेबरर्स है. किसी के नाम, महिलाओं के नाम पे लैंड टाइटल्स नहीं है, लैंड पट्टा नहीं है. हाउ आर दे सपोज टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ द वेरी ग्रेट पैकेजेस that has been announced through Mann Ki Baat by Narendra Modi? These are very real questions. These are not theoretical or philosophical debates. These are very, very real, everyday questions that we have to engage with. MSME का packages आया हुआ है. Who is a small business person? What share does the working people, the common people of this country have in it? It is clearly the policies are being formulated in today's date to exclude
people, to keep them on the margins, to pull them down, to exclude them from education, to exclude them from healthcare, to exclude them from socially, economically coming forward. एजुकेशन सेक्टर का अगर बात करें तो जिस तरीके से डिजिटल टीचिंग का बात हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासरूम्स होंगे, दिस पॉलिसी बेग्स द क्वेश्चन, फॉर whom is this digital classroom being built, the e-classrooms being built, the online classrooms being built? Who will be able to access education? तमाम सारा सवाल आता है, किसके पास एक्सेस है मोबाइल का, उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा का और इलेक्ट्रिसिटी का ही, एंड द लीजर, द स्पेस घर पे बैठे ये सब करने का किसके पास है? एंड यहाँ पर भी हम दोबारा देखते हैं कि इस देश का अधिकतर दलित, आदिवासी, मुसलमान इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये हमको लग रहा है कि इस कानून को, इस मॉडल को आगे इसीलिए ही किया गया है कि जो मनुशास्त्र में बोला गया है कि शूद्रा अतिशूद्रा नहीं पढ़ सकता, अगर वो गलती से भी वेद को सुन ले तो उनके कान में मोल्टन लीड डाल दो, उसी तरह उसका ही एक और रेप्लिकेशन है, दैट द दलित ऑफ दिस कंट्री शुड नॉट एंड कैनॉट स्टडी, the Adivasis of this country should not and cannot study, and that is how the policies are being formulated in this country today. Time and again this has happened in the education sector. If I want to speak a little bit of the education sector now, who are the professors that we have, who are the students that are coming? कोर्ट आज की डेट में बोल रहा है कि क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना है, क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशंस देना है, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशंस भी दे दिया है, और ये अभी SC ST रिजर्वेशंस में उसमें भी छानबीन करने का ज़रूरत है, दैट देर आर सर्टन कास्ट एंड ट्राइब्स हु हैव मोनोपोलाइज्ड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, सरकार बोल रहा है। इट इज़ ऑल रबिश. The court has no data, no statistics to back this claim that the benefits of reservations has been monopolized by certain groups. In fact, what has happened in this country is that the reservation policies have always been incompletely implemented. There has never been a proper and complete implementation of the reservation policies. Universities में जाएंगे, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स का संख्या उठाइए, कितना लोग है OBC, SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटी से प्रोफेसर रैंक पे कि या फिर एसोसिएट प्रोफेसर रैंक पे, कितने स्टूडेंट्स हैं इन दोज वेरी एलीट इंस्टीट्यूशंस? IITs में कितने दलित स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कितने मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, और अगर जो आ भी जाते हैं उनको किस टर्म्स पे एडमिशन दिया जाता है? मोस्ट ऑफन जब इंटरव्यूज़ होता है प्रोफेसरशिप्स के लिए, टीचिंग पोजीशंस के लिए, रिजर्व्ड सीट्स आर लेफ्ट एम्प्टी, कभी किसी को हायर नहीं किया जाता है। हर बार रिजर्व्ड सीट्स पर एक नोट लिख दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल, एज if reservations have been so successful, there is a class of elite Dalits and Adivasis, then how come there is no one suitable to be appointed as professors? The courts should answer this. This is the hypocrisy and the double standards that is being witnessed over in this country. And again repeating, this is nothing but plain casteism that is going on unabated and unchallenged in this country. And here we also need to be, as people who are part of Marxian groups of who subscribe to Marxist ideology, हम लोगों को भी सोचने का ज़रूरत है। इन तमाम सवालों के बीच में हम मार्क्सवादी विचारधारा रखने वाले लोग क्या कर रहे हैं और इस सवाल को हम किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं।
हम जब हम बोलते हैं कि हम मार्क्सवादी विचारधारा के साथ हैं, वो एक सोचने का तरीका भी हमको देता है, इट्स अ मेथडोलॉजी. हाउ डू यू अप्रोच ईच क्वेश्चन, ईच सिचुएशन. एंड यहाँ पे आलोचना और आत्मालोचना का डायलेक्टिक्स को बहुत गंभीर तरीके से समझने की ज़रूरत है. हम लोग को समझना होगा कि सिंपली बोल देना कि हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इज़ नॉट अ गुड आंसर. वी रियली नीड टू रीचेक, री एग्जामिन वॉट वी आर ऑल्सो डूइंग. वी आर ऑल अवेयर कि कुछ एक दौर में कुछ एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लोग जो थे, कुछ एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लोग जो थे, वो लोग बोले हैं कि एक बार कम्युनिज्म आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस विल गो, द क्वेश्चन ऑफ जेंडर will automatically get resolved once communism comes. The question of caste will automatically get resolved when communism comes. And it has taken long years to understand that that is not the case. While class is an independent structure of power, so is patriarchy, so is caste. पितृसत्ता, जातिवाद और क्लास तीनों अपने अपने अलग अलग पावर स्ट्रक्चर्स हैं. एंड ये कोई लड़ाई इन सबके बीच की नहीं है कि इसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए नहीं लड़ेंगे, उसके लिए पहले लड़ेंगे तो इसके लिए नहीं लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे. नहीं, ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस. इफ़ वी बिलीव in democratic politics, if we believe in progressive politics, we have to address all the three questions of class, of gender, of caste at a very very urgent and immediate basis. क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आज की ये सरकार, ब्राह्मणवादी ये सरकार जो है, कोशिश कर रही है कि डेमोक्रेसी को इस देश से ख़त्म करने का, सेक्युलरिज्म को इस देश से ख़त्म करने का. तो जो तेज़ी वो लोग दिखा रहे हैं, वही तेज़ी और वही अर्जेंसी हम लोगों को भी दिखाना होगा. और यहाँ पे हमको कोई नया जवाब नहीं खोजना है. वी डोंट हैव टू गो इनटू डीप फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल बैटल्स टू फाइंड आंसर्स ऑफ as to how to fight against these fascist forces. We have answers with us. The question is, how much are we ready, how much of a courage and political will are we ready to display to adopt these answers, the answers given by Marx and Lenin, the answers provided to us by Periyar, the answers provided to us by Babasaheb Ambedkar, and take it forward. It is a question of political will and political exigency in today's times. And I believe that despite all these ideological strands of Marxism, of Ambedkarism, of Periyarism having a lot of divergences, there are lots of points of convergence. The fact that these ideological positionings, these political positions uphold the idea of justice and equality, uphold the idea of a just and decent society where human beings are not reduced into a subhuman existence, but there is dignity in life, there is dignity in existence, and rights are not a matter of charity that anybody is giving, but a matter of fundamentals, of principles, that we can find that all these thinkers converge and are showing us the path of moving forward. And as the oldest left students organization of this country, I believe we have a historical responsibility to stand up in this time. I know it is very difficult in today's times, with all the lockdown and restrictions in movement and all. How do we carry forward our organizational mobilizing activity? This is a challenge. Yet the left of this country has to rise up and with certain guiding principles taken from the convergence of Ambedkar, Periyar and Marx. And I believe that we will definitely walk strongly in this battle against the fascist right-wing forces of this country. I hope I made some sense. It's one of my first lives that I've did, so I'm a little scattered idhar udhar. So I hope I did make some sense, and
this was useful to our comrades. So hopefully we'll get to meet more, and beyond the virtual world, I hope that we all meet, and we are all able to contribute in our historical responsibilities. Thank you. Red salutes.